पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एस्यूमिंग सोचता है तीनों ट्राइब्स ने अपनी ताकत फैलाने के लिए हान माउंटेन सिटी के चारों ओर ये मिस्ट फैलाई है ताकि सबको औव और डर लगे और ताकतवर बजर्कर्स अट्रैक्ट हों। सूमिंग की आंखों में चमक थी और वो हान माउंटेन सिटी के पीछे वाले काले मिस्ट से घिरे पहाड़ को देखने लगा। यही पुकियांग ट्राइब का ठिकाना था। अब आगे सूमिंग धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहता है, फांग मू ने जो कहा वो सही है। पुकियांग ट्राइब बिल्कुल वैसे ही है जैसे वू सेन। उन्हें भी अपने बजर्कर वेस प्रैक्टिस करने के लिए मरे हुए लोगों की मियाज़मा चाहिए, लेकिन जैसा दिख रहा है वू सेन उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता। काफी देर तक उस पहाड़ को देखने के बाद सूमिंग अपनी नजरें हटा लेता है। अब वो हान माउंटेन सिटी की तरफ देखता है और उठकर पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगता है, उस सिटी की तरफ बढ़ते हुए जो शाम की धूप में नहाया हुआ है। सूमिंग अपने मन में सोचता है, अगर मैं स्पिरिट प्लंडर बना पाया तो सच में मैं उनके बताए हुए फॉलन बजर्कर जैसा बन जाऊंगा। शाम के वक्त सूमिंग की परछाई लंबी हो जाती है। उसके आसपास एक अकेलापन है, लेकिन साथ ही एक मजबूत और पक्की डिटर्मिनेशन भी है। डूबते सूरज की हल्की गर्मी पहाड़ों से घिरे इस इलाके में पड़ रही थी। सूमिंग उस अनजान हान माउंटेन सिटी की तरफ बढ़ते हुए उस डूबते सूरज की रोशनी को अपनी स्किन पर महसूस करता है। सिटी बहुत समृद्ध और बड़ा दिखता है। जैसे जैसे सूमिंग करीब आता है, सिटी की विशालता देखकर वो हैरान रह जाता है। ये सिटी पहाड़ पर बना है, इसलिए खुद पहाड़ की ऊंचाई ही एक तरह की ताकत और दबदबा दिखाती है जो वहां खड़े किसी भी इंसान को साफ महसूस हो जाती है। सिटी के चारों तरफ 3 मिस्टिस के गुच्छे भी एक डरावना माहौल बनाते हैं। इसी वजह से अगर कोई भी ताकतवर इंसान यहां आता है तो भी वो अपनी हरकतों में काफी सावधानी रखता है। सूमिंग हान माउंटेन सिटी को देखता है और गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा शांत है और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू करता है। सिटी के नीचे 8 चौड़े चौड़े सीढ़ियों के रास्ते हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे 8 साइक्लोन हो जो पहाड़ के बीच में बने 8 गेट से जुड़े हों। अगर किसी को सिटी में जाना है तो उसे इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। इन 8 गेट्स में से सिर्फ 4 गेट्स आम लोगों के लिए खुले हैं। उनमें से 3 गेट्स सिर्फ सिटी को कंट्रोल करने वाली 3 ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। बाकी बचा एक गेट गेस्ट्स गेट कहलाता है। सिर्फ उन्हीं ट्राइब्स के गेस्ट्स उस रास्ते और गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ियों की बनावट बहुत शानदार है, जिससे तीनों ट्राइब्स की ताकत और रुतबा साफ दिखता है। इसका मकसद यह भी है कि ताकतवर बजर्कर्स इन ट्राइब्स के गेस्ट्स बने। सूमिंग पहली बार ऐसे किसी सिटी में आया है। वो बिना जल्दी किए एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है। यहां कोई पहरेदार नहीं है। जब तक सूमिंग पहाड़ के आधे रास्ते तक नहीं पहुंच जाता, उसे हान माउंटेन सिटी के 8 गेट्स में से एक दिखाई नहीं देता। गेट एक आर्क की तरह बना है। सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 बड़े स्टोन स्टैच्यूज हैं जो सैकड़ों फीट ऊंचे हैं। ये दोनों स्टैच्यू बरसर्कर ट्राइब के लोगों की तरह बनाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खून के प्यासे हों। भले ही वो हिलते नहीं, लेकिन उनमें से एक ठंडी और सख्त हवा निकल रही है। गेट इन दोनों स्टैच्यू के हाथों को फ्रेम की तरह इस्तेमाल करके बना है। इन हाथों के ऊपर एक आदमी ग्रे रंग का रोब पहना हुआ लेटा है। वो फ्रेम पर लेटा है। उसकी एक टांग साइड में लटक रही है। उस आदमी की कमर पर एक प्लेट लटक रही है। वो नीली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाल रंग भी है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो झपकी ले रहा हो। उसके हाथ के पास एक हरी रंग की गोल्ड बॉटल है, जिसमें से शराब की खुशबू इतनी तेज है कि लगता है हवा चलने पर भी वो खुशबू बनी रहेगी। सूमिंग गेट को देखता है तो उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है। ये अब तक का सबसे शानदार सिटी है जो उसने अपनी आंखों से देखा है। वो इस गेट को अपनी यादों में बसा लेता है और फिर गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो हान माउंटेन सिटी में घुसता है, एक सुस्त आवाज उसके कानों में आती है। अजनबी आदमी गेटकीपर कहता है, सर आपको रूल्स नहीं पता क्या? वो आदमी अपनी आंखें खोल चुका है और अपने पास रखी हरी गोल्ड बॉटल को होठों तक ले जाता है। वो सूमिंग को हल्की नशे वाली आंखों से देखता है। जब वो सूमिंग के कपड़े देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी और होश में आ जाती हैं। सूमिंग का चेहरा शांत रहता है। जैसे ही वो आदमी बोलता है, सूमिंग अपना दायां हाथ आगे फेंकता है और एक सफेद स्टोन कॉइन उसकी तरफ उछालता है, जिसे वो आदमी आसानी से पकड़ लेता है। फांग मुंह से सूमिंग को पहले ही पता चल चुका था कि हान माउंटेन सिटी में कोई भी आ सकता है, बस उसे स्टोन कॉइन्स देने होंगे। जितने ज्यादा स्टोन कॉइन्स दोगे उतनी देर सिटी में रह सकते हो। आदमी स्टोन कॉइन लेते ही एक ग्रे प्लेट सूमिंग की तरफ फेंकता है और फिर से फ्रेम पर लेटकर कभी कभी शराब पीते हुए ऊँघने लगता है। सूमिंग उस प्लेट को अपनी कमर पर टांग लेता है। प्लेट्स के कलर के हिसाब से कैटेगरी होती है। 3 ट्राइब्स के मेंबर्स के अलावा कोई भी ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर की प्लेट्स यूज नहीं कर सकता। गेस्ट्स को नीले रंग की प्लेट मिलती है और जिस ट्राइब में वो शामिल होते हैं उसके हिसाब से उसमें एक और कलर जुड़ जाता है।
जो लोग बिना किसी पहचान के सिटी में आते हैं उन्हें ग्रे प्लेट दी जाती है। अगर प्लेट फीकी पड़ जाए तो मतलब वो अब सिटी में नहीं रह सकते। अगर उन्होंने और स्टोन कॉइन्स नहीं दिए और गार्ड्स ने पकड़ लिया तो सख्त सजा मिलती है। सिटी में घुसने वाले को प्लेट अपनी कमर या किसी भी साफ जगह पर पहननी होती है। सुमिंग चुपचाप ग्रे प्लेट कमर पर टांग लेता है और गेट से होकर हान माउंटेन सिटी में घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसके कानों में भीड़ भाड़ की आवाजें आने लगती हैं, जैसे सिटी के अंदर की दुनिया बाहर के शांत माहौल से बिल्कुल अलग हो। सिटी के अंदर बहुत भीड़ है। पहाड़ों से घिरे इस सिटी में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। चारों तरफ रौनक है। सिटी के घर भी पहाड़ के पत्थरों से बने हैं। मडस्टोन सिटी की तो यहां के आगे कोई औकात ही नहीं। सुमिंग चलते चलते अपने आसपास देखता है। यहां की हर चीज उसके लिए नई और अनजान है। यहां की समृद्धि और भीड़ भाड़ उसे बाहरी इंसान जैसा महसूस कराती है। यहां घर, दुकानें और सैकड़ों फीट ऊंची इमारतें भी हैं। सुमिंग ने सिटी में किसी को भी जानवर की खाल वाले कपड़े पहने नहीं देखा। सबसे सस्ते कपड़े भी बोरे के कपड़े, सैक क्लॉथ हैं और उनमें भी कई रंग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी तरह महंगे और शानदार कपड़े पहने हुए हैं। सुमिंग अपने मन में सोचता है, यह सिटी लगभग 10 मडस्टोन सिटी जितना बड़ा है। सुमिंग हान माउंटेन सिटी के पहाड़ी रास्तों पर शांति से चलता है और सामने से गुजरते लोगों को देखता है। सुमिंग फिर सोचता है, यहां आम लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग बजर्कर्स हैं और ये कमजोर नहीं है। चलते चलते सुमिंग आसपास की चीजों को गौर से देखता रहता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, लेकिन सिटी की रौनक कम नहीं होती। विंड स्ट्रीम सिटी में अपने अनुभव और फांगमू की बातों की वजह से सुमिंग को यहां पहली बार होने के बावजूद कोई परेशानी नहीं होती। वो इधर उधर देखते हुए एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जिसका जिक्र फांगमू ने किया था कि वो खास तौर पर बाहर से आए लोगों के लिए बनाई गई है। इस वक्त वहां बहुत चहल पहल है। सुमिंग का चेहरा शांत रहता है जब वो अंदर घुसता है और पूरे कमरे पर नजर दौड़ाता है। वहां बहुत सारी टेबल और कुर्सियां हैं। वो एक खाली टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाता है और तभी एक आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाता है। कुछ ही बातों में सुमिंग को समझ आ जाता है कि यह जगह किस लिए है। वो अपने लिए एक कमरा बुक कर लेता है और खाना ऑर्डर करता है। फिर वो वही वाइन भी मंगवाता है जो बाकी टेबल्स पर भी सर्व हो रही है। फिर वो अपनी टेबल पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगता है, जैसे किसी सोच में डूबा हो, लेकिन असल में वो लोगों की बातें सुन रहा था। ज्यादातर बातें उसके लिए बेकार थीं, लेकिन कुछ बातें उसे सिटी के बारे में जरूरी जानकारी। एक आदमी कहता है, अगले कुछ महीनों में हान माउंटेन सिटी और भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा। पता नहीं क्यों। पुकियांग, लेक ऑफ कलर्स और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब्स अपने अपने ट्राइब्स में बहुत सारे गेस्ट्स ले रहे हैं। दूसरा आदमी जवाब देता है, तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ यहां आए हुए, इसलिए तुम्हें डिटेल्स नहीं पता। ये तीनों ट्राइब्स आपस में लड़ते झगड़ते और चालें चलते रहते हैं। कभी कभी ये अपने ट्राइब्स में गेस्ट्स बुलाते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई करता है। ये सब अपनी फाइटिंग पावर बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी एक मौका है। मैंने सुना है कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब अपने ट्राइब में आने वाले गेस्ट से शादी के लिए अपनी 10 औरतें दे रहा है। लेक ऑफ कलर्स की औरतें हमारी ट्रेनिंग के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इस बार लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने इसमें बहुत मेहनत की है। अफसोस हम ट्रांसेंडेंस रेल में नहीं हैं, वरना हमें और भी ज्यादा फायदा मिलता। मैंने सुना है कि जब सर श्वेन लून पुकियांग ट्राइब में शामिल हुए थे तो उन्हें गॉड ऑफ बजकर की एक मूर्ति दी गई थी। समय धीरे धीरे बीतता है। सुमिंग अपनी जगह बैठा है और वाइन पीते हुए सोच में पड़ जाता है। यह वाइन तीखी है और उसे इसका स्वाद पसंद नहीं आता, लेकिन पीते पीते उसमें एक अजीब सा एहसास आ जाता है और वो धीरे धीरे इसका स्वाद पसंद करने लगता है। उसे पता है कि यहां की हर चीज उसके लिए नई है, इसलिए वो सिटी में घुसते ही लगातार देख और सुन रहा है। लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं। अब पूरी तरह अंधेरा हो गया है। फिर भी हान माउंटेन सिटी में चारों तरफ रोशनी है। एक बिल्डिंग तो इतनी रोशन है कि उसकी दीवारों पर ऊंची जगहों पर कई कई कैंडल्स जल रही हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते और वाइन पीते पीते सुमिंग हान माउंटेन सिटी को और अच्छे से समझने लगता है। सुमिंग अपने मन में सोचता है, फंगमू ने कई बार इशारा किया है कि अगर मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में गेस्ट बनूं तो वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे और मेरी कई रिक्वेस्ट्स मानेंगे। जरूर कोई वजह है कि वो इतने सारे गेस्ट्स ले रहे हैं। सुमिंग एक घूंट वाइन लेता है और आसपास की बातें सुनता है। जब भीड़ आधी रात के बाद कम होने लगती है और वो अपने कमरे में आराम करने ही वाला होता है, तभी अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो उठता नहीं बल्कि फिर से वाइन का एक घूंट लेता है। उसी वक्त एक आदमी दरवाजे से अंदर आता है। वो आदमी 30-32 साल का है और बाकी लोगों से अलग है। यही फर्क है कि सुमिंग वहां से नहीं जाता, क्योंकि वो आदमी जानवर की खाल वाले कपड़े पहने हुए है।
हन माउंटेन सिटी में आने के बाद यह पहली बार है कि सुमिंग ने अपने जैसे कपड़े देखे हैं। उस आदमी का चेहरा पीला है और वो परेशान दिख रहा है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो सुमिंग से काफी दूर एक टेबल पर बैठ जाता है और चुपचाप वाइन ऑर्डर करके पीने लगता है। उसके चेहरे पर असमंजस, हिचकिचाहट और डर साफ दिख रहा है। सुमिंग अपने मन में सोचता है, कम से कम ये आदमी ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 10वें लेवल पर है। हो सकता है वो पीक पर भी पहुंच चुका हो, बस एक कदम दूर है ट्रांसेंडेंस से। सुमिंग अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। भले ही उस आदमी ने अपनी QI रिलीज नहीं की, लेकिन सुमिंग को उसकी हल्की सी प्रेशर साफ महसूस हो रही है। एक और घंटा बीत जाता है। वो आदमी चुपचाप वाइन पीता रहता है, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष और भी साफ होता जा रहा है। वो कभी कभी दरवाजे की तरफ देखता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है, जब आखिर में सिर्फ वही आदमी और सुमिंग बचते हैं, बाकी सब सर्वर टेबल पर सिर रखकर ऊँघ रहे होते हैं, उस आदमी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक बार वो सुमिंग की तरफ ऐसे ही देखता है, फिर चुपचाप वाइन पीता रहता है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट अब धीरे धीरे पक्के इरादे और कठोरता में बदल जाती है। सुमिंग किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो उठकर बैकयार्ड की तरफ चला जाता है। कई घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पूरा यकीन है कि इस बिल्डिंग का बैकयार्ड खास तौर पर बाहर से आए लोगों के रुकने के लिए है। उसने पहले ही एक रूम बुक कर लिया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है, दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे कैंडल्स की लौ हिलने लगती है। इसी वक्त एक औरत सफेद शर्ट में धीरे धीरे अंदर आती है। वो औरत ज्यादा बड़ी नहीं लगती। उसके चेहरे पर व्हाइट वेल है, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। बस उसकी आंखें दिखती हैं, जो किसी तारे जैसी चमकदार और आकर्षक। जैसे ही वो आदमी जो लगातार वाइन पी रहा था उस औरत को देखता है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ बोलने वाला हो। औरत उसके पास आती है और एकदम शांत और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठ जाती है। वो पूरे हॉल में नजर घुमाती है और जाते हुए सुमिंग सुमिंग पर भी नजर डालती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। आदमी धीरे से पूछता है, नर्वस होकर, मैं पास हो गया? औरत शांत आवाज में जवाब देती है, तुम हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक दिन का वक्त खरीद लिया है, खुद को साबित करने के लिए। सुमिंग वहां से निकल जाता है। जाते वक्त वो ये बातें सुन लेता है। ये दोनों लोग ऐसा नहीं लगते कि किसी से अपनी बातें छुपा रहे हैं, लेकिन सुमिंग को किसी भी ऐसी चीज में पड़ना पसंद नहीं जिसका उससे कोई लेना देना ना हो। भले ही उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट है, फिर भी उसे कोई मतलब नहीं। रात शांति से बीत जाती है। अगली सुबह जब सुमिंग मेडिटेशन से उठता है, वो अपने कपड़े ठीक करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। हन माउंटेन सिटी सुबह सुबह हल्की धुंध से ढकी हुई है। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। बहुत ही अजीब सा फीलिंग। पिछले दिन की ऑब्जर्वेशन और सुनने के बाद सुमिंग को हन माउंटेन सिटी अब पहले से ज्यादा समझ आने लगी है। सड़कों पर चलते हुए सुमिंग सिर उठाकर सिटी को देखता है। सही मायनों में सिटी के 4 लेयर हैं। अभी वो चौथे लेयर में है, जो सबसे नीचे है और एरिया में सबसे बड़ा भी है। तीसरा लेयर सिर्फ उन्हीं के लिए खुला है जिनकी कल्टीवेशन लेवल सही है। जो उस लेवल तक नहीं पहुंचे वो अंदर नहीं जा सकते। दूसरा और पहला लेयर सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी सोशल स्टैंडिंग काफी है। सुमिंग मन में सोचता है, सबसे ऊपर पहले लेयर के ऊपर सिटी का पीक है, वहीं स्टार गैदरिंग टावर भी है। वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जो ट्रांसेंडेंस रेल्म में हैं और तीनों ट्राइब्स के गेस्ट्स हैं। सुमिंग ऊपर वाले लेयर की तरफ देखता है और काफी देर बाद नजरें हटाता है। फिर वो चौथे लेयर में एक हर्ब्स की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। वो माउंटेन स्पिरिट और साउथ असंडर बनाने वाली हर्ब्स नहीं खरीदता। हन माउंटेन सिटी आने का उसका असली मकसद अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन का मैप ढूंढना और स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए जरूरी हर्ब्स पाना है। सुबह के वक्त सुमिंग कई दुकानों में जाता है। इन दुकानों में हर तरह की हर्ब्स मिलती हैं, लेकिन दाम विंड स्ट्रीम से ज्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि सुमिंग के पास फैंग म्यू की दी हुई स्टोन कॉइन्स की वजह से पैसे की कमी नहीं है। सुमिंग मन में सोचता है, स्पिरिट प्लंडर के लिए अब भी 5 हर्ब्स कम हैं। और दोपहर तक सुमिंग सोच में डूबा हुआ है। वो तीसरे लेयर के गेट की तरफ बढ़ता है। वहां भी एक शानदार गेट है जिसमें हल्की सी रोशनी झिलमिला रही है। दरवाजे के पास दर्जनों लोग जमा हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। सुमिंग देखता है कि कुछ बजर्कर्स गेट से गुजर रहे हैं और कुछ को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी कल्टीवेशन लेवल कम है। उनके चेहरे पर गुस्सा तो है, लेकिन वो जानते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। फिर वो क्राउड की तरफ जाते हैं, वहां से कुछ खरीदते हैं और फिर गेट की हल्की रोशनी से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद सुमिंग गेट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पहुंचता है, वहां खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुमिंग शांत रहता है। वो डिम लाइट की तरफ बढ़ता है,
लेकिन तभी उसे एक बहुत तेज रिपेलिंग फोर्स महसूस होती है, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वो कुछ कदम पीछे हट जाता है और गेट से अंदर नहीं जा पाता। सुमिंग मन में सोचता है, यहां लिमिट ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का 8वां लेवल है। सुमिंग भौहें सिकोड़ता है और पीछे हट जाता है। सिर्फ रिपेलिंग फोर्स से ही वो रिक्वायरमेंट समझ जाता है। भीड़ में से एक मिडिल एज्ड आदमी 5वें लेवल का बर्जरकर चिल्लाता है। फिर एक और आया है जो बिना एबिलिटीज के ट्राई करने आ गया। सुन रहे हो, इधर आओ। सुमिंग ठंडी नजर से देखता है। वो आदमी जिसके कमर पर सफेद प्लेट है घूरते हुए कहता है, तू बड़ा जिद्दी लगता है। मैं ये पास आमतौर पर 1000 स्टोन कॉइन्स में बेचता हूं, लेकिन तेरे लिए अगर तीसरे लेयर में जाना है तो 1300 स्टोन कॉइन्स देने पड़ेंगे। वो आदमी अपनी जेब से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा निकालकर दिखाता है। उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर से डिम लाइट की तरफ बढ़ जाता है। बाकी लोग तीनों ट्राइब्स के भी हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ऐसा बंदा कई दिन बाद दिखा है। फैंगलिन, इसको पास मत देना, 1300 में भी। फांगलिन की किस्मत अच्छी है, वरना मैं तो 2000 स्टोन कॉइन से कम पर पास बेचता ही नहीं। या तो ये महंगे में खरीदे या अंदर न जा पाए। गलती इसकी है कि इसका लेवल कम है। इन सब की आपस में सेटिंग है, कोई भी पास सस्ता नहीं बेचेगा। उनकी हंसी देखकर आसपास के लोग भी ध्यान देने लगते हैं। जो लोग गेट पार नहीं कर पाए उनके चेहरे पर दया का एक्सप्रेशन है। सुमिंग गेट के करीब जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता। वो अपना दायां हाथ डिम लाइट पर रखता है और फिर से रिपेलिंग फोर्स फील करता है। फैंगलिन, मिडिल एज्ड आदमी, फिर चिल्लाता है, 2000 स्टोन कॉइन्स दे और पास ले ले। लड़के, तू पहला नहीं है जो यहां ट्रबल कर रहा है। आज नहीं खरीदा तो अगली बार और भी ज्यादा स्टोन कॉइन्स लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज रुक जाती है। बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं, अब हंसना बंद कर देते हैं और सब गेट की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर शॉक का एक्सप्रेशन है। वो देखते हैं कि सुमिंग गेट पर खड़ा है। उसका दायां हाथ डिम लाइट पर है, लेकिन वो लाइट अब तेजी से चमक रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसमें घुस रही हो। वो लाइट ऐसे खींच रही है जैसे कोई कपड़ा हो। उसमें गहरा हॉलो बन जाता है और उसमें से कई रिपल्स निकलती हैं, जैसे वो प्रेशर झेल नहीं पा रही हो। ये देखकर तीनों ट्राइब्स के पास बेचने वाले लोग दंग रह जाते हैं। फैंगलिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो यहाँ सालों से स्टोन कॉइन्स कमा रहे हैं, रोज सैकड़ों लोगों को गेट से जाते देखते हैं। ऐसा नजारा उन्होंने पहले भी देखा है। जब भी कोई ट्रांसेंडेंस रियल्म का बर्सरकर आता है तो डिम लाइट ऐसे ही साइड में हो जाती है जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। सन्नाटा छा जाता है। अचानक डिम लाइट में एक दरार बन जाती है। सुमिंग धीरे से अपना हाथ हटाता है और कूल अंदाज में उस दरार से अंदर चला जाता है। उसके जाते ही डिम लाइट फिर से नॉर्मल हो जाती है। गेट के बाहर सब चुप हैं। फैंगलिन दिखावे के लिए शांत दिखता है, लेकिन बाकी लोग उसे दया के साथ देखते हैं। तूने ट्रांसेंडेंस रियल्म के बर्सरकर को नाराज कर दिया। फैंगलिन, अब भुगतो। मुझे नहीं लगा था कि वो ट्रांसेंडेंस रियल्म में है। वो दिखने में कितना बड़ा लग रहा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है अभी अभी हान माउंटेन सिटी आया है। फैंगलिन घबराया हुआ है, ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर के मारे अब पास बेचना छोड़ देता है और जल्दी से निकल जाता है। उसे बहुत पछतावा हो रहा है, वरना उसकी नजरें आमतौर पर तेज होती हैं। उसने सुमिंग के कल्टीवेशन लेवल का अंदाजा लगाया था, तभी इतनी बातें की, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। फैंगलिन मन में सोचता है, सीनियर हो तो सीधे चले जाते, मुझे क्यों फंसा दिया। उधर सुमिंग तीसरे लेयर में घुसता है। वो गेट की डिम लाइट को देखता है और उसकी आंखों में सोचने वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। सुमिंग मन में सोचता है, फाइन कंट्रोल ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म में मास्टर नहीं होता। जैसे ही मैंने फाइन कंट्रोल से अपना ची कंट्रोल किया, मैं आसानी से अंदर चला गया। डिम लाइट में हॉलो बनना भी साफ इशारा है कि मेरी एंट्री दूसरों से अलग थी। शांति से सोचते हुए सुमिंग पहाड़ी रास्ते पर ऊपर चढ़ता है। थोड़ी दूर पर हान माउंटेन सिटी के दूसरे लेयर का गेट है। यहां ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है और लोग भी कम हैं, लेकिन जो भी यहां चल रहे हैं वो कम से कम ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 8वें लेवल पर हैं। यहां की बिल्डिंग्स से भी एक अलग प्रेशर महसूस होता है। स्पष्ट है, यहां काफी पावरफुल बजरकर्स रहते हैं। दोपहर हो चुकी है, लेकिन यहां चौथे लेयर जितनी रौनक नहीं है। सुमिंग दुकानों की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जल्दी ही वो एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। एक दुकान थी जिसमें जंगली जानवरों से मिले सामान बिकते थे। हवा में खून की बदबू थी। दुकान में एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए बैठा था। उसके दाहिने हाथ में कई बेल्ट बंधे थे। दुकान बड़ी दाईं दीवार पर 9 काले लकड़ी के पिन लगे थे, जिनसे एक चक्की जितने बड़े जाले पर एक मकड़ी टंगी थी। वो मकड़ी पूरी तरह पर्पल थी, मर चुकी थी, लेकिन उसके 9 पैर थे। 9वां पैर लाल था और बाकी पैरों से अलग दिख रहा था। सुमिंग मन में सोचता है,
ये वेलकमिंग ऑफ डिएटीज बनाने की जरूरी चीजों में से एक है। सुमिंग नजरें हटाता है और दुकान की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान में घुसने वाला होता है, हान माउंटेन सिटी के ऊपर आसमान में 3 मिस्ट के गुच्छे अचानक बदलने लगते हैं। वो तेजी से घूमने लगते हैं और आसमान में गूंजती आवाजें आती हैं। इस बदलाव से दुकान वाला बूढ़ा आदमी भी तुरंत आंखें खोल देता है। सिर्फ वही नहीं, तीसरे लेयर के लगभग सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तीनों मिस्ट के गुच्छे और तेज घूमने लगते हैं। उसी वक्त पहाड़ों के बीच बने सिटी के पीक पर स्टार गैदरिंग टावर में एक पुरानी घंटी बजती है। डोंग। घंटी की आवाज कई अदृश्य साउंड वेव्स बनाकर पहाड़ से नीचे जाती है। इससे सिर्फ तीसरे लेयर के लोग ही नहीं, चौथे लेयर में भी हलचल मच जाती है। यहां तक कि दूसरे लेयर के लोग भी ऊपर देखने लगते हैं। कई लोग कहते हैं 3 बार घंटी बजी, कोई हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करने जा रहा है। बहुत टाइम बाद किसी ने चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज किया है। ज्यादातर जो फेल होते हैं मर जाते हैं, लेकिन अगर कोई पास हो गया तो तीनों ट्राइब्स उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी करती हैं। रिक्वेस्ट असली बात नहीं है। अगर कोई पास हो गया तो वो उस ट्राइब का चीफ गेस्ट बन जाएगा। उसकी स्टेटस आम गेस्ट से कहीं ऊपर होगी। मैंने तो सुना है कि फ्रीजिंग स्काई क्लैन में डिसाइपल बनने के लिए यह भी एक रिक्वायरमेंट है। कौन सी चेन चैलेंज करेगा यह बंदा? सुमिंग के कानों में चर्चा की आवाजें गूंजती हैं। पहाड़ के टॉप पर जहां तीनों चेन्स जुड़ी हैं, वहां एक शख्स दिखता है। सुमिंग मन में सोचता है, यह तो वही है। जैसे ही सुमिंग उस शख्स को साफ देखता है, उसकी आंखों में सोचने वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे ही वो आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है, तेज हवा उसके शरीर से टकराती है, जिससे उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। उसके पहने हुए बीस्ट स्किन कपड़े उसे एकदम जंगली और रफ लुक देते हैं। ये वही आदमी था जिसे सुमिंग ने पिछली रात देखा था। उस आदमी के शरीर पर खून की नसें, ब्लड वेन्स उभर आती हैं, जिससे उसके चारों तरफ इतनी जबरदस्त ची की प्रेजेंस बन जाती है कि हवा भी कांपने लगती है। यह प्रेशर ट्रांसेंडेंस से बस एक कदम दूर था। उसने अभी ट्रांसेंडेंस हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके शरीर पर जो घनी ब्लड वेन्स थीं, वो दिखा रही थी कि वो एक आम बर्सर्कर की लिमिट 781 ब्लड वेन से बहुत आगे जा चुका है। देखने से लग रहा था उसके पास 800 से भी ज्यादा ब्लड वेन्स हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत गंभीर और सीरियस एक्सप्रेशन था। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन साफ झलक रही थी। उसके हाव भाव में एक जबरदस्त जिद और सब कुछ दांव पर लगाने का जज्बा था। भीड़ में से कोई चौंक कर बोलता है, ये ही फेंग है। ये मैंने इसके बारे में सुना है। ये ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेलम के 11वें लेवल पर है, लेकिन 3 बार ट्रांसेंडेंस पाने में फेल हो चुका है। फिर भी इसकी ताकत इतनी है कि अगर तीनों ट्राइब्स के बाकी लोगों को छोड़ दें तो ट्रांसेंडेंस रेलम के 5 बर्सर्कर्स के अलावा ये सबसे पावरफुल है। ये हान माउंटेन सिटी के उन गिने चुने लोगों में से है जो किसी छोटे ट्राइब से आया है। पता नहीं क्यों ये आज भी वही बीस्ट स्किन कपड़े पहनता है जो अपने छोटे ट्राइब से लाया था। मुझे तो लगता है ये बस ध्यान खींचने के लिए करता है। वैसे ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करे? पिछले 10 साल में ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के किंग लैन के अलावा जो 6ठे सेक्शन तक गया और फ्रीजिंग स्काई क्लैन में डिसाइपल बना, कोई भी हान माउंटेन की चेन्स को पार नहीं कर पाया। सुमिंग उस आदमी को चोटी पर खड़ा देखता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में चमक है। उसे फेंगू से हान माउंटेन की चेन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। यह पहली बार था जब उसने इसका नाम सुना और वो सारी बातें दिल में जमा लेता है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी, वही दुकान वाला, बोलता है, पिछले सैकड़ों सालों में हान माउंटेन सिटी में 65 लोगों ने चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज किया है। ही फेंग डायनेस्ट वहां है, लेकिन उन 65 में से सिर्फ 5 ही सफल हुए। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे भीड़ से निकलकर ही फेंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है, ज्यादातर जो फेल होते हैं मर जाते हैं, लेकिन सब नहीं। इस वक्त हान माउंटेन सिटी ही नहीं बल्कि आसपास के 3 पहाड़ों पर भी हलचल मच गई थी। जैसे ही घंटी बजी, तीनों पहाड़ों जो चेन से जुड़े हैं पर लोगों की परछाइयां दिखने लगीं। साफ था कि हीफेंग की हरकत ने सबका ध्यान खींच लिया है। लगभग सब यही सोच रहे थे कि हीफेंग किस ट्राइब की चेन को चैलेंज करेगा। तीनों चेन्स के इंटरसेक्शन पर हीफेंग की आंखों में तेज चमक आती है। वो पुकियांग ट्राइब वाली चेन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ठंडा एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन वो उसकी चॉइस नहीं है। फिर वो उस पहाड़ की तरफ देखता है जहां लेक ऑफ कलर्स ट्राइब है। उसकी नजर में उस पहाड़ के चारों तरफ गाढ़ा लाल मिस्ट है, जिसमें एक औरत का चेहरा भी फेंटली दिख रहा है। वो गहरी सांस लेता है और ये जंगली लुक वाला आदमी अपने पैर उठाकर लेक ऑफ कलर्स ट्राइब वाली चेन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो चलता है, हान माउंटेन सिटी के जितने भी लोग पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहे थे, सब में हलचल मच जाती है। हजारों आंखों के सामने हीफेंग धीरे धीरे लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की चेन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो चेन पर पैर रखने वाला होता है,
अचानक हान माउंटेन सिटी के दूसरे लेयर से इतनी जबरदस्त प्रेशर निकलती है कि पूरे सिटी के ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के बर्जर्कर्स दबाव में आ जाते हैं। उसी वक्त एक पर्पल कपड़े वाला आदमी हवा में उड़ता हुआ ही फेंग की तरफ बढ़ता है। पर्पल कपड़े वाला आदमी जोर से गरजता है, ही फेंग। उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजती है जिससे सबके कान बजने लगते हैं। ही फेंग कांप जाता है और उस दिशा में देखता है। उसके चेहरे पर नफरत और घबराहट का मिला जुला एक्सप्रेशन आ जाता है। सुमिंग मन में सोचता है, ट्रांसेंडेंस रेल्म। सुमिंग पर्पल वाले आदमी को घूरता है और गहरी सांस लेता है। अब उसे वो ऑव नहीं फील होती जो पहली बार ट्रांसेंडेंस रेल्म के बर्जर्कर को देखकर हुई थी। भीड़ में से लोग चिल्लाते हैं, सर श्वेनलून, सर श्वेनलून। ट्रांसेंडेंस रेल्म के 5 लोगों में से एक, तीनों ट्राइब्स के अलावा। चारों तरफ हैरानी की आवाजें गूंजती हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज करेगा और ऐसा कुछ होगा। पर्पल कपड़े वाला आदमी हवा में उड़ता है। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी के पास पहुंचता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब वाले पहाड़ की तरफ से जो लाल मिस्ट में छुपा है, एक ठंडी सी आवाज आती है। उस ठंडी आवाज के गिरते ही पर्पल वाले आदमी का शरीर झटका खाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो हीफेंग के पास पहुंचता है, दायां हाथ पंजे की तरह बनाता है और हीफेंग की तरफ झपटता है। हीफेंग का चेहरा पीला है, लेकिन वो बचता नहीं। वो पर्पल वाले आदमी को घूरता है। अब उसकी आंखों में घबराहट नहीं, सिर्फ ऐसी नफरत है जो आसमान को जला दे। जैसे ही पर्पल वाले आदमी का पंजा हीफेंग को छूता है, अचानक हीफेंग के शरीर से लाल मिस्ट निकलती है और उसके चारों तरफ एक स्क्रीन बना देती है। पर्पल वाले आदमी का हाथ और मिस्ट की स्क्रीन टकराते हैं। जोरदार धमाका होता है। ट्रांसेंडेंस रेल्म का बर्जर्कर कई 100 फीट पीछे गिर जाता है। उसका चेहरा दिख जाता है, मिडिल एज्ड, पर्पल रोब पहने, चेहरे पर गुस्सा और मारने वाली नजर। पर्पल वाला आदमी गुस्से से चिल्लाता है, यन लुआन, ये क्या कर रही हो? दूर पहाड़ से औरत की ठंडी आवाज आती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ही फंग से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन उसने मेरी ट्राइब वाली चेन को चैलेंज किया है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तीनों ट्राइब्स का नियम है। मुझे नहीं लगता पुकियांग ट्राइब भी रूल्स तोड़ेगा। पूरी हान माउंटेन सिटी में सन्नाटा छा जाता है। सुमिंग सब कुछ देखता है। उसके दिमाग में वो सीन घूम जाता है जब पिछली रात हीफंग एक व्हाइट वेल वाली औरत का इंतजार कर रहा था। सुमिंग मन में सोचता है, ये वही आवाज नहीं है, शायद 2 अलग लोग हैं। उस औरत ने कहा था कि वो उसके लिए 1 दिन का वक्त ले लेगी ताकि वो खुद को साबित कर सके। लगता है हीफंग खुद को साबित करने के लिए ही चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। लेकिन वो आखिर क्या साबित करना चाहता है? लेक ऑफ कलर्स ट्राइब में शामिल होना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि इस चेन को चैलेंज करते हुए बहुत लोग मरे हैं। सुमिंग हीफेंग और पर्पल रोब वाले श्वेनलुन को देखता है। सिर्फ उनकी बातचीत से ही साफ है कि इन दोनों के बीच नफरत बहुत गहरी है। सुमिंग मन में सोचता है, यह श्वेनलुन जरूर इस बारे में ज्यादा जानता है और शायद इसी वजह से अभी एक्ट कर रहा है, जबकि सिटी में तीनों ट्राइब्स ने फाइट्स पर बैन लगाया है। सुमिंग की आंखों में सोचने वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं, वो बस थोड़ी देर सोचता है और फिर इग्नोर कर देता है। श्वेनलुन का चेहरा और भी गुस्से वाला हो जाता है, लेकिन यह भी साफ है कि वो उस औरत से डरता है। फिर भी अगर वो अभी हार मान ले तो उसे भी बुरा लगेगा। असल में उसे अभी ही एक्ट करना था, वरना अगर हीफेंग मर गया तो वो जो चीज चाहता है वो उसे नहीं मिल पाएगी। उसकी नजर में हीफेंग के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। इसी वक्त पुकियांग ट्राइब वाले काले मिस्ट से घिरे पहाड़ से, जहां एक स्केलेटन बैठा है, एक डरावनी आवाज गूंजती है, श्वेनलुन, हान माउंटेन सिटी में फाइट्स मना है। श्वेनलुन ठंडी हंसी के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन इसने मेरे फॉलोअर को मार डाला था। जब ये मरे तो इसकी लाश मुझे दे देना। पर्पल रोब वाला आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर ठंडी हंसी हंसता है और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। अब वो कुछ नहीं करता, बस हीफेंग को घूरता है। उसकी मुस्कान और भी ठंडी हो जाती है। काले मिस्ट में से फिर आवाज आती है, तुम पुकियांग ट्राइब के चीफ गेस्ट हो, हम इतना तो करेंगे। सुमिंग ये सब देखता है। उसकी नजर हीफेंग पर टिक जाती है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है, हीफेंग चेन की तरफ बढ़ जाता है। हीफेंग के चलते ही सुमिंग के आसपास के लोग सब कुछ भूलकर उसे देखने लगते हैं। वैसे भी हान माउंटेन सिटी में ऐसा सीन बहुत कम होता है। सैकड़ों साल में सिर्फ 60 के आसपास लोगों ने यह ट्राई किया है। श्वेनलुन भी उसे ठंडी नजर से देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेरहमी है। वो देखता है कि हीफेंग चेन पर चलता है, चेन हिलती है और हीफेंग गिरने वाला लगता है। जैसे ही हीफेंग चेन पर चढ़ता है, जमीन कांप जाती है। लेक ऑफ कलर्स वाले पहाड़ से जुड़ी चेन के नीचे घाटी से 8 विशाल पत्थर के पिलर निकलते हैं, जो चेन को सपोर्ट करते हैं और उसे 9 हिस्सों में बांट देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। सुमिंग को समझ नहीं आता कि चेन में ट्रिक क्या है, लेकिन वो देख सकता है कि हीफेंग का चेहरा बहुत सीरियस है।
हर कदम पर वो पूरी ताकत लगा रहा है। उसका शरीर कांप रहा है, चेहरे की नसें उभर आई हैं और वो तेज सांस ले रहा है। जल्द ही 2 घंटे बीत जाते हैं। पूरे हान माउंटेन सिटी में 2 घंटे तक सन्नाटा है। लगभग सब हीफेंग को देख रहे हैं। इस वक्त हीफेंग चेन के पहले हिस्से के 1/3 तक पहुंच चुका है। पर्पल रोब वाला आदमी जो पहाड़ की चोटी पर बैठा है, भौहें सिकोड़कर सोच में डूबा है। समय बीतता रहता है। 2 घंटे, 4 घंटे। जब पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है, डूबते सूरज की रोशनी हीफेंग के शरीर पर पड़ती है, जिससे उसकी परछाई लंबी हो जाती है। वो चेन के पहले हिस्से के आधे तक पहुंच चुका है। इसी वक्त हीफेंग कोई अनजाना तरीका अपनाता है और उसके शरीर से जबरदस्त ची की प्रेजेंस फूट पड़ती है। वो प्रेजेंस एकदम पावरफुल हो जाती है और ट्रांसेंडेंस की हल्की सी झलक भी दिखती है। भीड़ में लोग कहते हैं, जैसा कि उम्मीद थी, जिसने कई बार ट्रांसेंडेंस रेल्म पाने की कोशिश की है, उसमें ट्रांसेंडेंस की हल्की झलक आ ही जाती है, भले ही वो सफल ना हो। और लगता है वो यहीं फिर से ट्रांसेंडेंस ट्राई करने वाला है। अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि चेन्स ऑफ हैन माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, तो जरूर उसने तैयारी की होगी। भले ही वो ट्रांसेंडेंस रेल्म पाने में फेल भी हो, उस एक पल की पावर बूस्ट से वो काफी दूर तक जा सकता है। मुझे बस ये जानना है, भले ही वो ट्रांसेंडेंस की कोशिश करके पहले हिस्से को पार कर भी ले, चेन में 9 हिस्से हैं, बाकी कैसे पार करेगा? सुमिंग के आसपास धीमी धीमी चर्चा होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि उसने कोई इंपॉर्टेंट बात पकड़ ली है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एप्रीहेंशन है। सुमिंग मन में सोचता है, हीफेंग पूरी चेन को चैलेंज नहीं कर रहा, वो बस पहला हिस्सा पार करके अपनी वर्थ साबित करना चाहता है। लेकिन आखिर ये वर्थ है क्या? दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है, तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।